गुड मॉर्निंग। आज वर्क और एनर्जी, ये एयरफोर्स के लिए वर्क और एनर्जी का कंसेप्ट डालेंगे। और आज ही एक कंसेप्ट के बाद सेकंड वीडियो जाएगा, वो प्रीवियस क्वेश्चन जो भी वर्क एनर्जी से आया हुआ है, कॉलिजन से आया हुआ है, उस क्वेश्चन को डालेंगे। और पीछे का जो मैंने बताया है शायद उसे आप लोग कर दिए होंगे, और इसको लगातार इसको करते रहिए। और हमने पहले ही बोला है कि 15 जनवरी 15 से 16 तक हम देंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि सारा क्वेश्चन डाल दूं और लगातार इसमें बने रहिए। ठीक है। तो वर्क एनर्जी का थोड़ा कंसेप्ट दे रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर, उसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब आ जाएगा। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो आने की संभावना है, उसको अभी बताएंगे और उसका थ्योरी बता देंगे। और जो सेकंड डालेंगे वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे उसमें। ठीक है। देखो यार, जैसे वर्क एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा वर्क और ये हमारा एनर्जी। तो सिंपल सी बात, पहले इसके अंदर पावर भी आ जाएगा, कॉलिजन भी आ जाएगा, सारी चीज़ आ जाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना कि हमारा वर्क का कंसेप्ट, सीधा वर्क की बात करेंगे तो सिंपल डिफिनीसन ऐसे हम बोल देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग वर्क कहते हैं। सिंपल मैथमेटिकली हम लोग क्या कहते हैं कि डब्लू जो हमारा होता है ये एफ एस होता है। डब्लू क्या होता है? एफ एस। और ये हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, नियत बल से किया गया कार्य, ये हमारा वर्क डन हुआ। और यहाँ पे सीधा सा ये कहेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये हमारा क्या है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। एसआई यूनिट की बात कर दो, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसका न्यूटन मीटर, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है। फिर हम सीजियस यूनिट की बात कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे सीजियस यूनिट है। तो सीजियस यूनिट की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा अर्ग होता है, ERG। और एक और इन्फॉर्मेशन याद रखो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 जूल जो होता है ये 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार पूछता है। डायमेंशन की बात कर देंगे तो ml²T-2, ये तो पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। क्या होगा यहाँ पे? ये होगा हमारा ml²T-2। क्लियर? चलो, एक तो हमारा ये पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारा जो फोर्स है किसी एंगल पे लग रहा हो, इफ फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल थीटा, लिखते हैं कि यदि फोर्स, यदि एफ जो है थीटा पर लगता हो या थीटा पे काम करता हो, एक्ट्स एट एन एंगल, CBSE वालों को भी ऐसे लिखो, फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल, तब जो हमारा वर्क होता है ना, ये हमारा FS cos थीटा होता है। ये क्या होता है? FS cos थीटा। एक हमारा ये पार्ट आ गया। ठीक है। थीटा हमारा F और S के बीच का एंगल है। इसी के आधार पे हम लोग इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना कि इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में जैसे ही जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमारा W जो हो जाता है ये F.S हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हमारा F.S हो जाता है, जिसको FS cos थीटा बोलते हैं। क्लियर? मतलब वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। ठीक है। अब इस आधार पे, इसके आधार पे नेचर ऑफ वर्क की बात आती है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। यहाँ पे हम कहेंगे नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यहाँ लिख रहे हैं हम लोग नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कि पहला है कि यदि हमारा थीटा 0 डिग्री हो, 0 डिग्री से दो आता है कि जिधर फोर्स लगाया उधर ही बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या ऐसा कह सकते हैं, या यहाँ पे F पैरेलल हम ऐसे दे सकते हैं। या बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है? बॉडी लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी बल की दिशा में, यहाँ F लिखते हैं, F की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिशा में डिस्प्लेस होती है, विस्थापित होती है, डिस्प्लेस होती है। याद रखना, जब ये एक ही डायरेक्शन हो तो W बराबर हमारा FS cos थीटा, तो लिखेंगे FS cos 0 डिग्री, तो FS होगा। इसको हम पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग?
इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क बोलते हैं या मैक्सिमम वर्क इसी को कहते हैं। अगली बात, यदि हमारा ये कह दें कि थीटा हमारा 180 डिग्री है, मतलब इधर हमारा फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा अपोजिट हो रहा है। जैसे कहने का मतलब जैसे साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसमें ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके मोशन के, उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ब्रेक लगता है, इसलिए क्या होगा वो 180 डिग्री। तो डब्लू आप कीजिए एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे एफ एस कॉस 180 का वैल्यू -1, ये हमारा हो जाएगा माइनस एफ एस, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे निगेटिव वर्क। क्लियर है, ये निगेटिव वर्क की बात आ गई हमारी। तो यहाँ पे देखो पहला हमारा पॉजिटिव वर्क था, ये जो दूसरा पार्ट है ये हमारा किसका है, ये हमारा निगेटिव वर्क। देख लो यहाँ पे निगेटिव वर्क। इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य या घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, ये सब जो फोर्स हमारा कैसा है, ये हमारा निगेटिव वर्क। तीसरा चलो, यदि थीटा हमारा 90 डिग्री हो, थीटा 90 का मतलब होता है कि ये एफ है और ये हमारा क्या है, ये एस है, दोनों के बीच 90 है। तो वर्क डन हमारा देखिए डब्लू बराबर, ये कहेंगे हम लोग एफ एस कॉस 90 डिग्री, ये क्या होगा 0, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे 0 वर्क, ये हमारा 0 वर्क। क्लियर है। तो नेचर ऑफ वर्क की बात किया तो नेचर ऑफ वर्क में 3 कैटेगरी आई। सबसे पहले हमारा आया पॉजिटिव वर्क, जब हमारा फोर्स जो ये एग्जर्टेड फोर्स है, लगाया गया बल है, उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट होता है तो पॉजिटिव वर्क हुआ। यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट फोर्स और एस का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो एक दूसरे को, इसको क्या कहें, नेगेटिव वर्क। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य, या फिर दिया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, ये सब किस में आता है, ये नेगेटिव वर्क में आता है। थीटा 90 डिग्री बोला तो 90 डिग्री बोला तो यहाँ पे 0 वर्क हुआ। जैसे ए मूविंग कूली विथ लगेज ऑन हिज हेड, माथे पे बोझ लेकर बोझ ढोता हुआ कूली, बोझ लेकर चलता हुआ कूली कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा नेचर ऑफ वर्क हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सेकंड एक पार्ट आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सेकंड आएगा हमारा अचर बल के द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसका सीधा सा होगा चर बल के द्वारा किया गया कार्य। किया गया कार्य। अब देखो यहाँ इसका सीधा सा क्या होता है कि सीधा याद रखो कि यदि किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 तक होता है, समझने की कोशिश करना। इस ढंग का क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का नेचर इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। इस ढंग से देखो, इस ढंग से हम लोग सीधा DW लिखते हैं। सीधा याद रखो कि FDX होता है हमारा, इसका इंटीग्रेट कर दो और यही हमारा फार्मूला होगा DW FDX। बोलो क्या कह रहे हैं आप, हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा वेरिएबल वर्क है, वेरिएबल फोर्स है। हम कैसे बोला, क्योंकि हमने बोला है कि चर बल के द्वारा किया गया कार्य। कैसे जानेंगे, इस पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही डाल देते हैं, उस पर आपको इजीली पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं कि तुम्हारा दिया हुआ कि F बराबर 2x + 3 न्यूटन है। ठीक है, बल कितना लग रहा है 2x + 3। देखो x का मान बदलेगा तो F भी बदलेगा, x या कुछ भी हो सकता है, 3x² + 2 + 2x + 3 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन x बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, x1 होगा तो फोर्स कुछ होगा, x2 होगा तो फोर्स कुछ होगा, बदलता जाएगा। इसलिए हमको क्या लिखा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमने लिखा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो कह रहा है कि यदि इतना फोर्स और बॉडी जो है, बॉडी डिस्प्लेसेस, बॉडी विस्थापित होती है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x बराबर 1 to x बराबर 2। कह रहा है एक बॉडी पे जब इतना फोर्स लगाया जाता है और बॉडी में यदि x बराबर 1 से x बराबर 2 तक विस्थापन होता है, तो ये वर्क का मान कितना होगा, ये बताओ। तो वर्क जो कहेंगे ना, ये सीधा सा हमारा फार्मूला होगा DW। यहाँ पे करो, यहाँ तुम कर दो FDX की वेरिएबल फोर्स है तो इसको लिख दो। यहाँ हम पहले लिख देते हैं FDX और यहाँ पे लिखो F का मान कितना है, ये हमारा है
2x प्लस 3, यहाँ पे लिखो dx कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। देखो लिमिट दिया गया है 1 से कहाँ, 1 मीटर टू 2 मीटर, ये मीटर दे दो यहाँ पे, 1 मीटर से 2 मीटर। क्लियर हमारा है। f dx की बात किया, f का मान रख दिया। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, यहाँ पे लिख दो तुम 2x dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। फिर चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। इसको बाहर ले आओ, ये हमारा बाहर आया, इसको यहाँ पे लिखिए x dx कहाँ से कहाँ, 1 से 2 तक। फिर 3 बाहर लाओ, यहाँ पे क्या रहा, dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। फिर चलो इसको 2 लिखा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा x²/2, कहाँ से कहाँ, 1 से 2 तक। फिर 3 चलो, ये क्या होगा हमारा, x होगा, कहाँ से कहाँ, 1 से 2। इसको ब्रेक करो तो 2²/2, 4 - 1 लिखोगे, इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे, 2 लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखोगे 2²/2 - 1²/2, ये हो गया। प्लस इसको करो 3, 2 - 1 करो, ये 3 हुआ, जानता होगा तुम लोग, सिंपल सी चीज़ है। फिर चलो यहाँ पे 2 × ये देखो 2 - 1/2, 3/2 आ गया, ये कितना आ गया, 3/2, और प्लस वो कितना आ गया, 3 आ गया। कैंसिल करो, 3 + 3 कितना आ गया, 6 जूल इसका आंसर आ गया। फिर से नज़र दे दो, कहीं गड़बड़ी नहीं हुई, देखो कहीं कैलकुलेशन सही है। x dx x²/2, 1 से 2, 3x हो गया, ठीक है। x³/2 यहाँ पे याद रखना, x² पे क्या दोगे, 2²/2, 2²/2, तो 2 आ जाएगा, 2 - 1/2, 3/2, 2 - 1/2, 3/2, यहाँ देखो 2 - 1 ये हो गया 3, 2 - 1 तो ये 3 हो गया, 3 3 6 जूल। यही हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यही हमारा, और इम्पॉर्टेंट है, नेचर से क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। चलो ठीक है, देखो एक बार, एक और हमारा सिंपल सा थोड़ा सा और, कि पहला नेचर हुआ हमारा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स W/Fs, दूसरा हमारा हुआ W/Fs cos थीटा, तीसरा हुआ dW/F/dx, इंटीग्रेशन कर दिया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, चालित बल के द्वारा किया गया कार्य। एक यदि होता है एरिया अंडर FX कर्व, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ लिखते हैं कि एरिया अंडर FX कर्व, FX कर्व बनेगा ना, ग्राफ जो बनेगा तो ये क्या देगा, ये वर्क देगा, याद रखना, ये क्या देगा, वर्क देगा। यदि FX कर्व के अंदर एरिया आता है तो वर्क देता है। जैसे कहने का ये मतलब, ये मान लो ये हमारा x है, किस में है हमारा, मीटर में, ये हमारा फोर्स है, किस में हमारा है, न्यूटन में। मानो कुछ इस टाइप का तुमको दिया हुआ, ऐसा करके दिया हुआ, ये कह रहा है हमारा 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8, और यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे हमारा 10 है, यहाँ पे 15 है। अब कह रहा है इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग, समझना यहाँ पे, इसमें हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे। तभी क्या लिखा है कि एरिया अंडर FX कर्व, FX कर्व माइनस मत समझना, FX कर्व है हमारा, तो इसका तरीका है कि गुना करके देख लो। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, गुना कर दे, मीटर, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, जाहिर सी बात है। इसका आइडिया निकाल लो, इस पार्ट का, तो इसको मिला दो, यहाँ से क्या बन गया, ये ट्रेपीजियम बन गया ना, तो इसका एरिया निकाल लें, तो वर्क लिखोगे क्या, वर्क बराबर एरिया, ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू हाइट कितना है, 10 है, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ से यहाँ कितना है, देखो 2 से 6, ये देख लो यहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा 2 से 6 है, तो 4 है यहाँ पे, 4 और प्लस 2 से 8 है, तो 6, चलो 5 बार में यहाँ पे लिखो, 5 × 10, तो कितना हो गया वर्क हमारा, ये 50 जूल हमारा वर्क हो गया। क्लियर है। तो वर्क का कितना तरीका होगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकाला, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स W/Fs cos थीटा, और यदि FX कर्व दिया हुआ तो उसमें हम यदि एरिया निकालते हैं तो हमारा वर्क डन होता है। 4 तरीका है वर्क निकालने का। चलो देखा यहाँ तक, नेक्स्ट देखो, फिर यहाँ पे सीधी सी बात, आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे हमारा है, इसके बाद एनर्जी का टर्म आता है, एनर्जी,
एनर्जी की बात करो, इसका एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं, जानना चाहिए हर चीज़ को। ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का अलग अलग जो नाप है, मेजरमेंट जो है, देखो ऊर्जा को हम लोग जूल में नाप सकते हैं क्योंकि वर्क ही है। इसको हम लोग अर्ग में नाप सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नाप सकते हैं। ये एक नया टर्म है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूछा जाता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट में इसको ईवी लिखते हैं, इसमें लिख सकते हैं। एक चीज़ की डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। पूछता है, लगातार पूछता है, आता रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अब इस एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी हमारी दो आती है, एक काइनेटिक आता है, एक पोटेंशियल आता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर दें हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करो, इसको गतिज ऊर्जा, इसको शॉर्ट में हम लोग के ई लिखते हैं, गतिज ऊर्जा। तो कह रहा है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है तो सीधा से यहाँ पे है, ठीक है। चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये हमारा हाफ mv² होता है। ये क्या होता है? हाफ mv। इसको जानो, इसको एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के देखो क्या हो सकता है। इसका थोड़ा सा और लिखते हैं कि यदि इसको हाफ mv इंटू भी लिख देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि mv क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो हाफ, यहाँ इसको p लिख देंगे, हाफ pv। ये भी हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला हो गया, देख रहे हो। एक हमारा हाफ mv² हुआ, mv² को mv इंटू भी लिख सकते हैं, mv को p लिख सकते हैं, तो p भी हो गया। क्लियर। एक और बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के रूप में, अगला लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एज मोमेंटम, संवेग के रूप में, काइनेटिक एनर्जी एज मोमेंटम, संवेग के रूप में गतिज ऊर्जा। यहाँ क्या लिखेंगे? संवेग के रूप में गतिज ऊर्जा, रूप में गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी एज मोमेंटम। तो के हमारा क्या होता है? के होता है हमारा हाफ mv²। ध्यान देना, यहाँ पे इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि के बराबर, यहाँ आप लिख देंगे हाफ mv² इंटू एम करो बटा m। लिखने में कोई बुराई तो नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। यहाँ पे फिर आगे चलें या इसी पार्ट पे चलो, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा के बराबर क्या हो जाएगा? m गुना m करो, ये हो गया m² v² बटा क्या? 2m। यहाँ पे m ऐसा लिख सकते हो, mv का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे हम 2m दे देते हैं। तो mv किसको कहते हैं? मोमेंटम को कहते हैं। तो k बराबर हमारा क्या हो गया? p² बटा 2m हमारा k बराबर हो गया। क्लियर है? देखो, अब इसके आधार पे क्वेश्चंस की बात आती है। तो यहाँ पे देखो कि हमारा k बराबर क्या आया है? p² बटा 2m आया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, k प्रोपोर्शनल किसका? p² का। तो सीधा होगा k1 बटा k2 बराबर क्या होगा? p1 बटा p2 का स्क्वायर। ठीक, एक हमारा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, इम्पॉर्टेंट फार्मूला या और इस पे देखना, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि मोमेंटम 100, एकदम आया हुआ क्वेश्चन, मोमेंटम 100% बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी में कितने % की वृद्धि होगी? देखो, काइनेटिक बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ेगा, तो काइनेटिक बढ़ेगा, मोमेंटम घटेगा तो काइनेटिक घटेगा। सीधा लिखते हैं कि यदि मोमेंटम में या संवेग में, यदि मोमेंटम मतलब क्या? संवेग। मोमेंटम में 100% की बढ़ोतरी होती है, 100% इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तब काइनेटिक एनर्जी में कितने % की वृद्धि होगी? कितने % की वृद्धि होगी? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक सिंपल मेथड से बता देते हैं जो कि कहीं भी तुम बना लोगे। इसका सीधा देखो, पैराबोलिक फॉर्म है, स्क्वायर है। तो इसको काम करना कि लिखना x + y + xy बटा 100 कर देना। ट्रिक है ये। x कितना हमारा 100 है, y भी 100 है, क्योंकि 100% एक ही यहाँ पे है। यहाँ लिखोगे 100 + 100 प्लस यहाँ 100 गुना 100 बटा 100, समझना यहाँ पे।
2-3 हम एग्जांपल देके दिखा देंगे। कितना परसेंट हो गया, ये हमारा 300% हो गया। फिर एक बार समझना, हमने कहा मोमेंटम में संवेग में कितना वृद्धि हो रही है 100%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो वृद्धि तो इसलिए होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 100 है तो x + y + x बटा 100, 100 + 100 + 100 × 100/100। क्लियर। चलो हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में 20% की वृद्धि होती है, सॉरी मोमेंटम में 20% की वृद्धि होती है। मोमेंटम में 20%, 20 + 20 + 20 × 20/100 44%। कह रहा है कि मोमेंटम में 10% की वृद्धि होती है, तो 10%, तो 10 + 10 + 10 × 10/100 21%। बोला कि मोमेंटम में 30% की वृद्धि होती है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा 30 + 30 30 + 30 + 900/100 69%। 40% की वृद्धि होती है 40%, 40 + 40 + 40 × 40/100 96%। समझ गया इसको। ये हॉट ट्रिक है और इसके आधार पे हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो इसको पहले। आगे बढ़ो, इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब यहाँ तुम ये बोलोगे कि सर आप तो बोला कि इंक्रीज करता है, डिक्रीज होगा तब क्या हो जाएगा। ये तो मान लिया आपने कहा कि इंक्रीज होता है तो ऐसे बनाते हैं, तो डिक्रीज होगा तो कैसे बनाएंगे, बना देते हैं, दिखा देते हैं। इन केस ऑफ डिक्रीज, कम होने के केस में हमारा क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या बोला अभी, यहाँ पे हमने बोला कि इंक्रीज कर रहा है। इन केस ऑफ डिक्रीज, कम होने की स्थिति में, यहाँ पे लिखते हैं इन केस ऑफ डिक्रीज, इन केस ऑफ परसेंटेज डिक्रीज। समझना, परसेंटेज डिक्रीज में करना -x -y माइनस प्लस XY/100। अब देखना कहेगा कि 10% डिक्रीज करता है। मोमेंटम कहते हैं कि मोमेंटम कितना डिक्रीज कर रहा है, संवेग कितना डिक्रीज कर रहा है। मोमेंटम 10% डिक्रीज कर रहा है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, 40%। क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन हुआ कि मोमेंटम कितना डिक्रीज कर रहा है 10%, काइनेटिक एनर्जी सीधा लिखो 10 यहाँ पे -10 -10 माइनस माइनस प्लस 10 × 10/100 करो, ये होगा हमारा -20 प्लस उड़ाओ सबको, ये 1 हो गया, तो -19 हो गया। तो इतना माइनस से मतलब होता है कि 19% डिक्रीज करता है। 20% डिक्रीज करता है तो -20 प्लस 400/100 36% डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया। ये इंक्रीज का था, डिक्रीज का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक था हमारा, पोटेंशियल की बात करूँ। पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वेश्चंस, क्या संभावना बनती है, उसमें देख लेते हैं हम लोग। एक अगला हमारा आएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या आएगा यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। सीधा से याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी को जो हम लोग आज तक जानते आए हैं कि U = mgh, डिटेल में करोगे तो कुछ और कहानी होगी, लेकिन वहाँ जाना नहीं। ये मास है, ये G ग्रेविटी है, H हाइट। ठीक है, इस ढंग का हमारा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको एक चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेयर एक 30 स्टेप का है। ये स्टेप कितने हैं स्टेयर का, 30 स्टेप का है। देखो सीढ़ी कितने स्टेप का है, सीढ़ी 30 स्टेप्स का है, 30 स्टेप्स का है। ठीक है, और प्रत्येक ईच स्टेप जो है, प्रत्येक स्टेप जो है इसका 15 सेंटीमीटर तुम्हारा ये जो ऊंचाई है ना, 15 15 15 15। ठीक है, एक आदमी है 60 kg का जो इस पर चढ़ रहा है। कितना का आदमी है, 60 kg का है। तो 60 kg का है तो जब ये कवर करेगा तो उस आदमी के द्वारा काम कितना होगा, तो यही काम क्या होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। किया गया कार्य क्या होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो सीधा से देखो पोजीशन चेंज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं कि बॉडी में पोजीशन चेंज होने के कारण या उसका कॉन्फ़िगरेशन शेप या साइज में चेंज होने के कारण जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। शेप साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन बोलो या पोजीशन बोलो, एक ही बात है। तो इसके कारण हमारा जब भी कुछ ऐसी कहानी आए ना कि पता चले कि बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है अर्थ के रेस्पेक्ट में, एज किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड पे
जैसे हम खड़े हैं तो हमारा एनर्जी ग्राउंड पे जो है पोटेंशियल कितना है, 0 है, लेकिन ये हाइट के हिसाब से हाई एनर्जी पोटेंशियल कुछ होगा। ठीक है, मान लो कि कोई मोबाइल कोई चीज़ यहाँ पे ये रखा, मान लो ये रखा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी कुछ हाइट है, इसका अपना पोटेंशियल एनर्जी होता है। रेस्ट में भी है या मोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधा यहाँ एनर्जी की बात आती है कि पोटेंशियल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हाइट। डब्लू यहाँ पे क्या होगा, डब्लू हमारा हो जाएगा mgh। अब देखो ये h हो गया, ग्राउंड से कितना स्टेप है, 30 स्टेप है, एक स्टेप कितना है 15 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा 30 स्टेप कितना होगा, तो h होगा 30 गुना 15 बराबर 450 सेंटीमीटर हो गया। इसको तुम मीटर में चेंज करो, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर, 1/100 होता है, ये हमारा 4.5 मीटर हो गया ऊंचाई। तो सीधा क्या करेंगे, मास कितना था 60 था, जी हमारा 10 है और h हमारा 4.5, इसको करो 27 हो गया, ये डायरेक्ट गुणा किया 0 0 इतना हो गया, एक हटाओ, तो हमारा टोटल वर्क डन कितना होगा, ये हमारा 2700 जूल हो गया। फिर से देखना है यहाँ पे mgh मास 600 ये और 45 है, इतना हो गया हमारा। ठीक, क्लियर, 2700 जूल हो गया। ठीक, क्लियर है, एक एग्जाम का क्वेश्चन हमारा। तो पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नहीं देखा आज तक पूछते हुए, याद रखना। और इसको मिटाते हैं, इसके बाद थोड़ा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे देखता है कि संरक्षी बल और संरक्षी बल क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसका एग्जाम्पल आता है। यहाँ लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे एक पार्ट आ रहा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये कहेंगे संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य। याद रखना, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखेंगे, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड, याद रखना इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल आता है कि मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना इसको। एग्जाम्पल की बात करो, सीधा पूछ देता है क्वेश्चन, क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल का एग्जाम्पल है, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो सबसे पहले लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ रहे हो बात को। मैग्नेटिक फोर्स, कुछ भी इस टाइप का फोर्स होगा मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। एक होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और संरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव क्वेश्चन आता है, याद रखना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और संरक्षी बल इसको कहते हैं। इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी है असंरक्षी बल। तो याद रखना कि ये मार्ग पर निर्भर करता है, इसके लिए क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन पाथ, मार्ग पर, जस्ट इसका अपोजिट है, मार्ग पर निर्भर करता है, किया गया कार्य असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ। एग्जाम्पल की बात करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, घर्षण बल की बात करेंगे तो ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। विस्कस फोर्स की बात करो, श्यान बल की बात करो, विस्कस फोर्स, श्यान बल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये हमारा श्यान बल है, विस्कोसिटी में है, ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आएगा। मस्कुलर फोर्स, जान रहे हो इस सब चीज़ को, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख लो। चलो अब पावर की तरफ निकल रहे हैं। पावर क्या है हमारा, पावर को देख लो। पावर का एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको देखें। फिर इसका क्वेश्चन हम डालेंगे, पहले ही बोला
पावर की बात करो, शक्ति की बात करो, पावर। इसका सीधा सा हमारा है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको कार्य करने की दर बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। जैसे दर आया, रेट जैसे हुआ तो पर सेकंड हो गया। रेट जैसे कुछ भी तुम खरीदने ही जाते हो, क्या रेट है, सब्जी खरीदने जाते हो बोलते हो क्या रेट है, मतलब पर केजी कितना है। वर्क डन की रेट ऑफ डूइंग वर्क, प्रति सेकंड कितना वर्क होता है, तो वर्क डन पर सेकंड कहते हैं। तो यहाँ पे पावर जो होगा ना, ये होगा वर्क डन बाय टाइम। वर्क बटा क्या होगा? टाइम होगा। ठीक है। तो एक हम इंस्टेंटेनियस फॉर्म जाते हैं तो इसको हम लोग डी डब्ल्यू बटा डी टी बोल सकते हैं। आगे बढ़ो। डब्ल्यू क्या होता है? एफ एस होता है, यहाँ पे डी टी लिख दो। एफ कांस्टेंट बाहर ले आओ, यहाँ पे हो गया डी एस बटा डी टी। तो डी एस बटा डी टी को भी बोलते हैं क्या? तो पी बराबर क्या हो गया हमारा? ये एफ भी हो गया। पी बराबर एफ भी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म बोलेंगे। तो वेक्टर फॉर्म हमारा होगा पी बराबर एफ डॉट भी। ये क्या होगा? पी बराबर एफ डॉट भी, और एफ बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसके एसआई यूनिट की बात करो, पावर के एसआई यूनिट की बात करो। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हमारा देखो जूल बटा सेकंड। इसको लिखेंगे हम लोग जूल पर सेकंड लिखेंगे, और इसी को हम लोग लिखते हैं वाट। क्या लिखते हैं? वाट। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर या बिगर यूनिट की बात पहले कर दो। बिगर यूनिट्स, पावर का जो बिगर यूनिट्स होता है, जैसे किलोवाट की बात करो, किलोवाट, 1 किलोवाट कितना होता है? 10 पावर 3 वाट होता है। फिर हम मेगावाट की बात कर रहे हैं, मेगावाट क्या होता है? 10 पावर 6 वाट होता है। गीगावाट की बात करो, 1 गीगावाट क्या होता है? 10 पावर 9 वाट। तो ये याद रखना है, बस ये दो चीज़ें यूज होती रहती हैं। ये यूज कम होता है, गीगावाट का यूज कम होता है, किलोवाट और मेगावाट। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, व्यवहारिक मात्रक। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आता है, इसका आते रहता है। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब ये व्यावहारिक मात्रक, व्यावहारिक मात्रक की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल यूनिट ये होता है एचपी, जिसको क्या कहते हैं? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। और 1 एचपी जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पूछता है। 1 एचपी जो होता है ये हमारा 746 वाट के बराबर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखें। क्लियर? यही हमारा था। अब इसके यह स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना को। देखो वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी, और पावर भी हमारा अदिश राशि है, या इसको हम लोग बोलते हैं कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? चलो देखो, एक इफिशियंसी टर्म है इसके अंदर, इफिशियंसी ऑफ मशीन। उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे कि क्वेश्चन क्या है, वो कह देंगे। देखो यहाँ एक टर्म दक्षता है, मशीन की दक्षता, इफिशियंसी। इफिशियंसी इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको दक्षता कहते हैं। तो दक्षता जो है ना, आउटपुट जो देते हो मशीन को, जो आउटपुट कैपेबिलिटी होती है, जो बाहर यूजफुल वर्क होता है, उपयोगी कार्य होता है, वही हमारी दक्षता होती है। इफिशियंसी सीधा से याद रखना कि जो ईटा होता है पावर आउटपुट, पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट। एक चीज़ और याद रखना कि इफिशियंसी को हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो। अब यदि मान लो कि ये पूछता है किसी मशीन की शक्ति की बात करें, तो आउटपुट नहीं निकलेगा, इनपुट निकलेगा। क्योंकि इनपुट जितना तुम पचा सकते हो, तुम जितना इनटेक कर सकते हो, वो तुम्हारा इनपुट होगा। जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट होगा। तुम जितना पढ़ते हो, पढ़ने की कैपेबिलिटी 10 घंटा है, किसी की 8 घंटा कैपेबिलिटी है, तो वो तुम्हारा इनपुट हुआ, रिजल्ट जो हुआ वो आउटपुट हुआ। ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन डाल रहे हैं, उसी से तुम समझना। एक क्वेश्चन हमारा है कि एक मोटर 100 kg पानी को 10 मीटर की ऊंचाई तक तक 5 सेकंड में पहुंचा देता है, या फेंकता है, पहुंचाता है। ठीक है? यदि मशीन की इफिशियंसी या दक्षता, यदि
मोटर की दक्षता या इफ़िशियंसी, समझ लेना इसको, इफ़िशियंसी को, दक्षता को ईटा बोलते हैं, 60% हो, 60% है, तब मशीन की शक्ति क्या है, पावर ऑफ मशीन, तब मोटर दिखा है ना, तब मोटर की शक्ति क्या है, मोटर की शक्ति या पावर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। पावर क्या है समझना। ए मोटर पंप्स 100 kg वाटर टू द हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकंड। इफ़िशियंसी कितनी है, 60%। तो मोटर की शक्ति, शक्ति से सीधा मतलब देखो, इफ़िशियंसी की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा हमारा, ये होगा पावर आउटपुट बटा क्या, पावर इनपुट। जैसे ही शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति का मतलब इनपुट, पहले ही बोला, पावर का मतलब क्या, इनपुट। तो पावर इनपुट लिखो, पावर इनपुट, ये क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट, पावर आउटपुट बटा क्या, ईटा। अब चलो, आउटपुट क्या, मशीन ऊपर पानी को लेके जा रहा है, ऊपर, ऊपर मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो W/T होता है ना, ये हमारा क्या होगा, W/T करोगे, W/T गुना कितना, ET, ईटा। और W क्या है यहाँ, किस वर्क डन किस रूप में है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, ये होगा mgh बटा कितना, T गुना ईटा। यहाँ पे ईटा देखो, ईटा कितना था, 60%, ईटा कितना है, 60% है। ये क्या करोगे, 60/100 करोगे, ये क्या होगा, ये 3/5 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करो, मास का वैल्यू दो, मास कितना है, 100 kg पानी है, जी का मान 10 है, और एच का मान कितना मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई तक है, समय कितना है, 5 सेकंड है, ईटा कितना है, 3/5। फिर आगे बढ़ो, यहाँ हम कहेंगे 100 गुना 10 गुना 5 को ऊपर लेके जाओ, 5/5 × 3 कर दो, ये 5 कैंसिल हो गया, 10/3 एक जगह कर दो, यहाँ पे 10/3 करने का कारण है, यहाँ पे हमारा 10/3 हो गया, बाकी बचा, इसको लिखो, 3.3 हुआ, 3.3 वाट, तो यहाँ पे 10/3 है, 1 किलोवाट 1000 वाट, अभी जस्ट मैंने लिखा था, तो 10/3 वाट, इतना किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड भी है, आने वाला भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बराबर देखो, ईटा आउटपुट बटा इनपुट, शक्ति जब भी पूछी जाए तो इनपुट निकालना, आउटपुट बटा ईटा, W/T होता है। W क्या है, चूँकि पानी एक जगह से दूसरे जगह छत पे पहुंचाया जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, तो mgh/T। मास कितना है, 100 है, G 10 है, H 10 है, 5 × 3/5। इफिशियंसी यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है, सॉल्व किया, इतना है। ये एनफ है वर्क एनर्जी पावर के लिए, इतना बताया। और अब वो आज का जो नेक्स्ट वीडियो फिर होगा, आज ही डालेंगे शाम में, तो वो वीडियो होगा तुम्हारा, जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो मैं दे दूँगा। और आज इसको करो। गुड डे, ऑल द बेस्ट।